हेलो फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है आईएसडी। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, क्या ये कॉन्सेप्ट है, जीएसटी के अंदर इसकी क्या क्या कंप्लायंसेस हैं और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे आप नाम से पढ़ पा रहे हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो इससे पता चलता है कि कोई इनपुट को हम डिस्ट्रीब्यूट करने का एक मैकेनिज़्म है जो गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉ में हमें दिया हुआ है। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है कि जैसे हमारी सर्विसेज होती हैं जो हम एज ए इनपुट हमें मिलती हैं, उन सर्विसेज में कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कॉमन होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी के मल्टीपल ऑफिसेज हैं, जैसे दिल्ली में भी ऑफिस है, महाराष्ट्र में ऑफिस है, तेलंगाना में है, हरियाणा में है, और मल्टीपल ऑफिसेज हैं कंपनी की एक ही पैन नंबर पर। और कंपनी कुछ ऐसी कॉमन सर्विसेज ले रही है सामने वाले वेंडर से, जिसको हम आइडेंटिफाई एट द टाइम, इनिशियली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वेंडर को बोलते हुए कि इसको अलग अलग बिल कर सकें। तो वेंडर ने क्या किया, हमें पूरा एक कॉमन सर्विसेज का एक बिल दे दिया, जो हमने अपने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाले रजिस्ट्रेशन पे ले लिया, और उसको आगे हमने ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल एज डिफाइंड इन द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, दैट इज़ अ रूल 39। तो उसमें हमने उस रूल के अकॉर्डिंग उसको आगे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कितना इनपुट वो रिलेटेड हरियाणा है, हरियाणा में ट्रांसफ़र करेंगे, कितना दिल्ली का है, दिल्ली में ट्रांसफ़र करेंगे, कितना वो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र करेंगे, कितना वो तेलंगाना का है, तेलंगाना में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये एक सिस्टम है, कॉन्सेप्ट है कि कैसे इनपुट जो आया है हमारा कॉमन इनपुट, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और फिर वहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद वो वहाँ पे जाके हम उसको चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ अ एलिजिबल इनपुट और नॉट एलिजिबल इनपुट, और वी कैन टेक द क्रेडिट अकॉर्डिंगली। अब इंट्रोडक्शन में हम समझते हैं कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ which receives tax invoices towards receipt of input services and issues a prescribed document for the purpose of distributing the credit of central tax, state tax, union tax, and integrated tax paid on the said services to a supplier of taxable goods or services or both having same PAN as that of the ISD। तो अब इस इंट्रोडक्शन से हमें पता चलता है कि सेम पैन में हमारे मल्टीपल ऑफिसेज हैं, उसी में हमने एक आईएसडी का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है, और सेपरेट रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है बोल्ड में, टैक्स इन्वॉइसेस लेनी है हमने, और वो इनपुट सर्विसेज के लिए है केवल। जैसे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है केवल इनपुट सर्विसेज के लिए। इसका मतलब है कि अगर हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल के लिए हो या कैपिटल गुड्स हो, अगर गुड्स खरीद रहे हैं तो उसके लिए हमें ये वाला सिस्टम अलाउ नहीं करता। ये केवल सिस्टम अलाउ जो करता है इनपुट सर्विसेज के लिए करता है, जो कॉमन इनपुट है हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। साथ ही हम जो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे ये इनपुट विद इन द कंपनी कर पाएंगे जिनका सेम पैन नंबर होगा। सो कंपनी से बाहर किसी थर्ड पार्टी को ये वाला इनपुट हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो हमारा जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो पैन नंबर रहेगा या जीएसटी नंबर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने विद इन द कंपनी ही इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, और वो इनपुट केवल सर्विस से रिलेटेड होना चाहिए। अब आगे समझते हैं कि पर्पज़ क्या है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करने का। क्या होता है कि हमारा जो भी आईटीसी आता है, आईटीसी को हम अगर देखें तो हम इन 4-5 हेड्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आईटीसी का कोई हमारे को इनवॉइस मिला, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि वेदर इट इज़ फॉर बिजनेस पर्पज़ और नॉन बिजनेस पर्पज़। नॉन बिजनेस पर्पज़ है तो एलिजिबल ही नहीं है। एग्जेम्प्टेड है, अगर हमारी सप्लाई एग्जेम्प्टेड है तो भी एलिजिबल नहीं है। सेक्शन 17(5) में जो ब्लॉक क्रेडिट है वो भी एलिजिबल नहीं है। और डायरेक्ट मैचिंग वाला टैक्सेबल है, जैसे हमने लैपटॉप खरीदे हैं और लैपटॉप आगे बेचे हैं, हमारा बिजनेस है आईटी सर्विसेज का, तो लैपटॉप खरीदे, लैपटॉप आगे बेच दिए, बिल्कुल मैचिंग का सिस्टम है, तो वो टैक्सेबल में है, उसका हम एलिजिबल इनपुट ले सकते हैं।
मगर कुछ ऐसी सर्विसेज का इनपुट जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये हरियाणा की लोकेशन से रिलेटेड है या महाराष्ट्र से है या तेलंगाना से है, तो वो हमारा कॉमन क्रेडिट में आ जाता है। और उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करने का जो मैकेनिज्म है, सिस्टम है, वो हमारा आईएसडी का जो रूल है वो हमें बताता है कि कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें फोकस करना है इस कॉमन क्रेडिट पे करना है। अब क्या होता है कि कुछ केसेस में सेक्शन 17(5) की सर्विसेज भी जो है कॉमन क्रेडिट में आ जाती हैं। कॉमन क्रेडिट में आ गई, जैसे एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस है, वो सेक्शन 17(5) में आता है, और उसने हमारे को आईएसडी रजिस्ट्रेशन पे इनवॉइस कर दिया। मगर वो हमने क्या करना है, पहले आईएसडी रजिस्ट्रेशन पे लेना है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो रेसिपिएंट वाला रजिस्ट्रेशन होगा वो उसको नॉट एलिजिबल में उसको दिखाएगा। तो ये हमारा सिस्टम रहेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। आईएसडी का स्नैपशॉट देखते हैं। रजिस्ट्रेशन क्या है? एनी कंपनी हैविंग मल्टीपल ऑफिस कैन टेक द रजिस्ट्रेशन एज आईएसडी। दिस इज एडिशन ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन टेकन एज अ रेगुलर। अब क्या है कि रजिस्ट्रेशन हमने जो रेगुलरली रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो हमारा चलता रहेगा। उसके अलावा ये एक एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन हमें लेना होगा जिसकी सेपरेट कंप्लाइंसेस होंगी। कंप्लाइंसेस क्या होंगी? इसकी हमें रिटर्न फाइल करनी होगी। हर महीने इसकी रिटर्न जाती है। रिटर्न का फॉर्म है GSTR 6। तो हर महीने हमारी रिटर्न जाती है, और हर महीने की 13 तारीख जो है इसकी ड्यू डेट रहती है। जैसे अप्रैल है, अप्रैल की रिटर्न जाने के लिए हमारी 13 मई रहेगी। मई की रिटर्न जाने के लिए हमारी 13 जून रहेगी रिटर्न। तो ऐसे हर महीने इसके रिटर्न जाएंगे। अब टैक्स इनवॉइसेस है, कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी हैज़ टू आस्क देयर कॉमन वेंडर्स टू रेज इनवॉइसेस मेंशनिंग द जीएसटी नंबर ऑफ आईएसडी। अब जब कॉमन सर्विसेज हैं हमारी, जिनको हमें इनिशियल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, और जब हमारे पास आईएसडी रजिस्ट्रेशन में उसका इनपुट आ जाएगा तब डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमने अपने वेंडर को ये आईएसडी रजिस्ट्रेशन बताना है, और वेंडर इस आईएसडी रजिस्ट्रेशन पे हमारी इनवॉइसेज रेज करेगा। फिर सारा इनपुट आके आईएसडी रजिस्ट्रेशन में पार्क हो जाएगा, और फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो किस तरह की सर्विसेज होती हैं? जैसे कॉमन सर्विसेज में ऑडिट सर्विसेज है, कंसल्टेंसी है, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस जैसे एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस हो सकता है, जनरल इंश्योरेंस हो सकता है। तो इस तरह की कुछ सर्विसेज हैं जो सारा इनपुट आके आईएसडी रजिस्ट्रेशन पे पार्क होगा, और फिर उसको हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आईएसडी रजिस्ट्रेशन कैन डिस्ट्रीब्यूट द आईटीसी टू द एक्सटेंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल। अब आईएसडी के पास जितना इनपुट आया है वो केवल उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, उससे ज़्यादा इनपुट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। 1,000 रुपये का इनपुट आया है तो 1,000 ही आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन प्लेस ऑफ GSTR 2A। अब क्या होता है कि जैसे रेगुलर के केस में हम GSTR 2A देखते हैं, जिसमें सामने वाले की इन्वॉइसेस आती हैं वेंडर की, जो अपनी GSTR 1 फाइल करता है, और हमारी को GSTR 2 में उसकी इन्वॉइसेस दिखती हैं। तभी ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकन्सिलेशन वी कैन टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रॉपरली। तो नोट, रेगुलर टैक्स पेयर के लिए क्या होता है कि 2A होता है, मगर जो जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन आईएसडी के अंदर लिया हुआ है उनके लिए क्या होगा? वो 6A होगा। तो हमारे को 6A में जाके देखना होगा। पोर्टल पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, पोर्टल पे जाएंगे, 6A क्लिक करेंगे, और वहाँ पे इन्वॉइसेस की डिटेल देख पाएंगे कि कौन कौन से वेंडर ने हमारी इन्वॉइसेस अपलोड की हुई हैं और किस वेंडर ने अपलोड नहीं किए, ताकि हम उनको फॉलो कर पाएँ। अब टैक्स क्रेडिट जो है अवेलेबल है, उसको कैसे हमें आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए रूल में लिखा हुआ है, द टैक्स क्रेडिट अवेलेबल अगेंस्ट द इनपुट सर्विसेज यूज्ड कॉमनली बाय मोर देन वन रेसिपिएंट of the ISD shall be allocated to those recipient on a proportionate basis in the ratio of turnover of all such recipient। अब क्या होता है कि जैसे हमने डिस्कस कर रहे थे एग्जांपल में, दिल्ली में है हमारा आईएसडी रजिस्ट्रेशन, हमारे पास हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में अलग रजिस्ट्रेशन है, और हमने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो जो हमारे हर स्टेट के रजिस्ट्रेशन है उनका हमें टर्नओवर देखना होगा, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्नओवर उसका एक प्रोपोर्शनेट निकालेंगे, उस प्रोपोर्शनेट में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी क्या होता है कि कभी कभी हमें पता चलता है कि ये डायरेक्टली ही महाराष्ट्र से रिलेटेड था, कोई इन्वॉइसेस है वो सर्विसेज का आया है, जैसे कोई जीएसटी ऑडिट हुआ या कोई स्टॉक ऑडिट हुआ है, स्टॉक ऑडिट केवल महाराष्ट्र का ही हुआ है, मगर वेंडर ने आईएसडी रजिस्ट्रेशन पे उसकी इन्वॉइस रेज कर दी है, तो वो आइडेंटिफेबल है, तो वो हम डायरेक्टली एक ही रजिस्ट्रेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
जहाँ मोर देन 1 होंगे वो हमें फिर टर्नओवर का रेशियो लेना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आईएसडी रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि उनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए एनुअल रिटर्न नहीं है। जैसे कि रेगुलर रजिस्ट्रेशन में हमें जीएसटी और 9 फॉर्म में एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी, 9 सी भी फाइल करना पड़ता था। यहाँ पे एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे केवल रिक्वायरमेंट है मंथली रिटर्न फाइल करने की, जो कि हमें जीएसटी आर 6 में फाइल करनी है और हर महीने करनी है। ISD registration cannot accept invoices on which tax is to be discharged on reverse charge basis. अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ISD रजिस्ट्रेशन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करने का है, इसके थ्रू हम कोई टैक्स पेमेंट नहीं कर सकते। तो जब टैक्स पेमेंट नहीं करते तो इसमें आरसीएम से रिलेटेड कोई भी इन्वॉइसेस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आरसीएम से रिलेटेड जितनी भी इन्वॉइसेस होंगी वो हमें रेगुलर नंबर पे ही लेनी पड़ेंगी और उनका प्रॉपर्ली टैक्स आरसीएम में कैलकुलेट करके डिपॉजिट कराना होगा। तो आईएसडी नंबर पे हमें कोई भी आरसीएम रिलेटेड सर्विसेज का इन्वॉइस नहीं लेना है, क्योंकि हम इसमें कोई टैक्स नहीं जमा कर सकते। अब एक कॉन्सेप्ट होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और एसी का सिमिलर एक कॉन्सेप्ट है क्रॉस चार्ज। काफ़ी लोग क्या आते हैं कि दोनों में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। आईएसडी इज़ द ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन क्रेडिट। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हम केवल जो कॉमन क्रेडिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का हमारा कॉन्सेप्ट है ये। और क्रॉस चार्ज क्या है? क्रॉस चार्ज है कि विद इन द कंपनी, जैसे हमने अभी डिस्कस कर रहे थे कि दिल्ली रजिस्ट्रेशन है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तेलंगाना है, हरियाणा है, तो दिल्ली ने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी है महाराष्ट्र को, तो दिल्ली एक अपना सर्विसेज का बिल बनाएगा एज पर वैल्यूएशन रूल और वो महाराष्ट्र को दे देगा। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्रॉस चार्ज है। वो प्रॉपर टैक्स इनवॉइस बनेगी, रेगुलर रजिस्ट्रेशन के अंदर बनेगी, और महाराष्ट्र उसका इनपुट ले लेगा, दिल्ली उसका आउटपुट जमा कर देगा। महाराष्ट्र ने कोई सर्विसेज दिए थे तेलंगाना को, महाराष्ट्र एक टैक्स इनवॉइस रेज करेगा तेलंगाना को, तेलंगाना उसका इनपुट लेगा, वो महाराष्ट्र को महाराष्ट्र जो है उसका आउटपुट जमा कराएगा महाराष्ट्र में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्रॉस चार्ज का है। तो अगर एक रजिस्ट्रेशन दूसरे रजिस्ट्रेशन को कोई सर्विसेज दे रहा है तो वो हमें क्रॉस चार्ज में उसकी वैल्यूएशन करनी है, और फिर वैल्यूएशन करने के बाद उसका प्रॉपर टैक्स इनवॉइस के थ्रू, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जीएसटी जमा करवाना है, और सामने वाली पार्टी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगी अगर वो एलिजिबल है तो। अब बोथ आर डिफरेंट एज आईएसडी कैन नॉट रिप्लेस क्रॉस चार्ज। अब जैसे हमने पहले वाले से समझा, तो आईएसडी का कॉन्सेप्ट अलग है, क्रॉस चार्ज का अलग है, तो दोनों अलग ही कॉन्सेप्ट है और हम एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट अंडर आईएसडी हैव डिफरेंट रूल्स। अब आईएसडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रूल हैं हमारे रूल 39 में कि कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मगर क्रॉस चार्ज के लिए हमें क्रॉस चार्ज कैसे रेज करनी है इनवॉइस, वो हमें वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 15 देखनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग हमें वो वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। एक लोकेशन दूसरी लोकेशन को इनवॉइस रेज करेगी। आईएसडी हैव अ सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आईएसडी के केस में हमारे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेपरेट इशू होता है, उसकी सेपरेट कंप्लाइंस होती है। और क्रॉस चार्ज क्या होता है? क्रॉस चार्ज एक जो है कॉन्सेप्ट है, रेगुलर कंप्लाइंस के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट है कि अगर वन डिस्टिंक्ट पर्सन दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई सर्विसेज दे रहा है तो हमें कैसे उसकी इन्वॉइसिंग करनी है, और वो चार्जेबल है। तो ये क्रॉस चार्ज जो है कॉन्सेप्ट है, और आईएसडी रजिस्ट्रेशन का एक पूरा मैकेनिज्म बनाया है, उसके रूल भी हैं, तो वो हमारी सेपरेट कंप्लाइंस है, सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। क्रॉस चार्ज के केस के लिए हमें कोई सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करना, हमें रेगुलर रजिस्ट्रेशन में ही सारी कंप्लाइंसेज होंगी। अब आईएसडी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, हमारा मानना है कि ये मैंडेटरी नहीं है एज सच, मगर जहाँ पे मल्टीपल ऑफिस हैं, मल्टीपल लोकेशंस हैं, कॉमन सर्विसेज हैं, तो वहाँ पे हम सजेस्ट करते हैं कि हमें आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, और कॉमन सर्विसेज के बिल आईएसडी में आएंगे और फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे।
We can distribute the input tax credit through cross charge also. तो आई कुछ केस में क्या है कि कोई कॉमन सर्विसेज का बिल जैसे दिल्ली में आ गया हमारा, तो हम उसको वैल्यूएशन करके कितना सामने दूसरी लोकेशन को चार्ज करना है, महाराष्ट्र को चार्ज करना है, तो वो हम क्रॉस चार्ज के थ्रू भी कर सकते हैं। मगर जहाँ पे मल्टीपल ऑफिसेज हैं, मल्टीपल कॉमन इन्वॉइसेस हैं, तो आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना भी एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, ये है कि थोड़ी कंप्लाइंसेस बढ़ती हैं, मगर हमारे को एक सेपरेट मैकेनिज्म मिल जाएगा जिसके थ्रू हम इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अब कंक्लूजन में क्या है, दस द कंसेप्ट ऑफ आईएसडी इज अ फैसिलिटी मेड अवेलेबल टू बिजनेस हैविंग अ लार्ज शेयर ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर। अब काफ़ी जिनका बहुत ज़्यादा कॉमन एक्सपेंडिचर होता है, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है कि वो आईएसडी के थ्रू, रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसी ही फैसिलिटी हमारे पुराने टैक्स रिजीम में भी अवेलेबल थी। अब बिलिंग पेमेंट डन, जैसे कौन, जहाँ पे बिलिंग और पेमेंट सेंट्रलाइज लोकेशन से सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, तो वहाँ नॉर्मली क्या होता है, कॉमन सर्विस के बिल सेंट्रलाइज लोकेशन पे आ जाते हैं और फिर सेंट्रलाइज लोकेशन उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वहाँ पे हमें आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। The mechanism is meant to simplify the credit taking process for entities, and the facility to is meant to strengthen the seamless flow of credit under GST. अब इस मैकेनिज्म के थ्रू जो है हमारा जो क्रेडिट टेकिंग का प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई होता है, और एज पर रूल जो है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और हमारे पास सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, तो उसके लिए हमारा मिक्स नहीं होगा रेगुलर से, ये जो कॉमन सर्विसेज के बिल हैं ये मिक्स नहीं होंगे, तो वो हमारे सेपरेट ही रहेंगे और उनको मैनेज करना हमारे लिए ईजी रहेगा। इस तरह के वेंडर को आइडेंटिफाई करना, उनका जीएसटीआर का 6A के थ्रू ट्रैकिंग करना, ये सारी चीज़ें मैनेजेबल रहेंगी। तो आईएसडी एक रजिस्ट्रेशन जो लेना है, तो वो जहाँ पे मल्टीपल ऑफिस हैं, कॉमन इन्वॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो एक सजेस्टेड है कि आप वो आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लें और उसकी सेपरेट कंप्लाइंसेस करें, तो ये अच्छा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है, और जाकर अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, और हमारी जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे के जितने भी अपडेट आएंगे तो आपको इमीडिएटली वो शो करेंगे। इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप ऑन द बिलो नंबर and my email ID, that is ankurkapilca@gmail.com. Thank you so much for your patient hearing.